Hello everyone, welcome again to online session of Manolog classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 20th November 2024 और अब हम आते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो काफी डिटेरियोरेट हो रही है और उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो पहली न्यूज है हमारी, Little improvement in the air quality. Rai urges Modi to clear way for artificial rain. तो अभी जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो कितनी है? 460 AQI स्केल है इसका, ठीक है। और ये जो 460 है ये किस में आती है? ये सीवियर प्लस कैटेक्रिटिकल रेंज में आती है। मतलब कि ये जो हवा की क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी है, ये बहुत ही ज्यादा एक डेंजरस पॉइंट पर है। अब अगर ये 401 टू 450 होती तो ये सीवियर होती, लेकिन 451 टू 500 है ये तो सीवियर प्लस है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक लेवल पर है जिसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लोगों को लंग से संबंधित बीमारियां होंगी, अस्थमा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम होंगी और बहुत सारी अदर डिजीजेस हो सकते हैं। अब इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट कि भाई आप इस तरह के मेजर्स क्यों नहीं लेते जिससे कि इस तरह की समस्या दिल्ली में ना आए और एनसीआर रीजन में ना आए। इसी के रिगार्डिंग जो स्टेट के मिनिस्टर है मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि वो आर्टिफिशियल रेन की परमिशन दे, और फिर उन्होंने जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव, उनसे भी इस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट की है। और इसके साथ साथ जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो ये भी ऑप्शन देख रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाई जाए या जो ऑड इवन फॉर्मूला होता है व्हीकल्स के रिगार्डिंग उसको अडॉप्ट किया जाए। इस पे जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए परमिशन दे दी है, यानी कि जो कंसर्न टीचर हैं वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं फ्रॉम होम। Now we come to next. DU students expelled for 6 months over anti-NTA graffiti. मतलब ये दिल्ली की एक दिल्ली का स्टूडेंट्स हैं, एक लड़की है जिसने कि क्या किया कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ गलत स्टेटमेंट लिखे दीवार पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इनके बारे में इन्होंने कुछ गलत रिमार्क लिखे। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक तो पहला मामला है दिल्ली ने डीयू ने इनको क्यों एक्सपेल किया है? डीयू ने इनको एक्सपेल इसलिए किया है क्योंकि ये डिफेसिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो डीयू की प्रॉपर्टी पे इन्होंने इस तरह के स्लोगन लिखे, तो यानी कि डिफेसिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का केस इन पर बना। और उसी के रिगार्डिंग पहले फिर इसमें इंक्वायरी की गई इस मैटर में, और इंक्वायरी में इस फीमेल को या इनको दोषी पाया गया, तो इसके आधार पर इनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो है दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको बिलोंग करती हैं और उन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए। अब यहाँ पर इन्होंने जो डीयू का डिसीजन लिया है, डीयू ने डिसीजन लिया है डीयू ने, जिसमें कि इनको एक्सपेल किया है 6 मंथ के लिए, उसके खिलाफ एक पेटिशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब अगर हम इसके एक दो एस्पेक्ट देखते हैं, एक एस्पेक्ट तो इसका ये है कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस किया, तो यहाँ पर तो इनके खिलाफ एक मुकदमा बनता है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि क्या कोई व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करता है और वो दीवार पर लिखता है, तो दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हर थॉट्स, तो क्या ऐसा करना लीगली गलत है या ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फॉल करेगा? तो क्योंकि पिटीशन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए अगर हम एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हैं, तो ऐसा इनको करना अलाउ हो सकता है। बाकी बाद में हम देखेंगे व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। G20 समिट इंडिया चाइना डिस्कस रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स वीजा एंड इश्यूएंस। तो भारत के और चाइना के जो रिलेशन है वो
फिर से एक अच्छी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर प्रसाद, उनकी चीन के काउंटर पार्ट से मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मीटिंग ये रियो डी जेनेरियो में हुई और उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए। पहला कौन सा है, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको रिज्यूम कर लिया गया है। सेकंड पॉइंट है इशुएंस ऑफ वीजा फॉर इंडियन सिटीजन, इंडिया के सिटीजन को वीजा इशू किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिवर डेटा, यानी कि रिवर से संबंधित जो डेटा है उसको शेयर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है फैसिलिटेशंस ऑफ इंडियन पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी उसको ये फैसिलिटेट करेंगे। अब हम आते हैं, दीज वर द हाइलाइट्स रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप। इंडिया एंड इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फोकस ऑन मैरीटाइम सेक्टर्स। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के और इटली के बीच में कुछ मैटर्स में कोऑपरेशन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और ये कौन कौन से मामले में हुआ है, तो डिफेंस सेक्टर के बारे में और इटालियन इंडस्ट्रीज फेडरेशन ऑफ एरोस्पेस के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में। अब ये जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच का जो कोऑपरेशन है वो और बढ़ेगा। और हमारे और इटली के संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जो मिलिट्री में जो वेपन्स यूज किए जाते हैं वो और बेहतर क्वालिटी के होंगे, और साथ साथ जो एरोस्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे दोनों देशों के कोऑपरेशन से। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब ये जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। और ये मीटिंग जो हुई इट वाज कब हुई, ये G20 समिट में हुई। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन सेज इंडिया एट COP। तो यहाँ पर देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 हुई है, कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि नए फाइनेंशियल टारगेट या फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए किसको, ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये जितने भी आप देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है उसका भी कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। अब पॉइंट ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ये एक बहुत ही बड़े लेवल पर है, पूरे ग्लोबल में है। अब यहाँ पर दो तरह के देश जनरली इसमें इन्वॉल्व हैं, पहले वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दूसरे जो वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये समस्या, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पहले कौन से देशों में आया, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो वो जिन देशों में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वहां पर उन लोगों ने ज्यादा मतलब एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया, और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादातर जिम्मेदार माने जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जहां पर कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री भी कंट्रीब्यूशन करें या इक्वल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करें। दूसरा पॉइंट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलपमेंट ऐसे जूझ रहे हैं और उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। अब अगर वो डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट कर पाएंगे। और अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतने पैसे भी नहीं है और ना ही उनके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर COP में ये डिसीजन लिया गया कि भाई COP में ये डिसीजन लिया गया कि कुछ इस तरह की फंडिंग जुटाई जाए ताकि ये इस ग्लोबल प्रॉब्लम से सभी को छुटकारा मिले और सभी इसको सॉल्व कर पाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, मेटा टू अपील CCI's 213 करोड़ फाइन ऑन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज। तो देखिए क्या हुआ है, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेट पॉलिसी को चेंज किया है और इस चेंज के अगेंस्ट जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ का फाइन लगाया है। पॉइंट ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो व्हाट्सएप है उसने, इसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया जिससे लोगों के राइट वायलेशन होने का एक एप्रीहेंशन है। और
दूसरा रीजन ये है कि ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करती है। तो जो कंपटीशन एक्ट है हमारा, उसमें एक प्रोविजन है, कंपटीशन एक्ट में एक प्रोविजन है एब्यूज ऑफ द डोमिनेंस पावर, यानी कि अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसका किसी पर्टिकुलर फील्ड में डोमिनेंस है और अगर वो अपनी उस पावर का एब्यूज करती है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर मेटा ने अपील की है, क्या अपील की है? मेटा का मानना यह है कि वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के खिलाफ अपील में जाएगी और उसने किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी का वायलेशन नहीं किया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है पुतिन साइन रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अमिड यूक्रेन वॉर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में वॉर चल रही है और इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जो यूक्रेन है वो नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता था, लेकिन इस बात से रशिया को ऑब्जेक्शन था। रशिया का कंसर्न ये था कि अगर ये नेटो की वो ले लेगा, मेंबरशिप ले लेगा, तो उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप ले। इसी बात पर दोनों के बीच में युद्ध चला और युद्ध काफी दिनों से चलता आ रहा है। अब जनरली जो यूएसए है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, और जो रशिया है उसके रिलेशन अच्छे नहीं है किसके साथ? यूरोपियन कंट्रीज के साथ और यूएसए के साथ। अभी जो बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दी कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूज कर सकता है अगेंस्ट द रशिया, तो इसी के रिटेलिएशन में रशिया ने एक ये जो नया डॉक्ट्रिन है, इसको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसको पास किया और इसमें परमिशन दे दी। अब पॉइंट ये है कि रशिया भी ऐसे स्टेट के खिलाफ जो कि एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है, रशिया ने इस तरह का भी प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई न्यूक्लियर पावर किसी दूसरे नॉन न्यूक्लियर पावर नेशन को परमिशन देती है कि वो उसके खिलाफ यानी कि रशिया के खिलाफ अटैक करे, तो ऐसा माना जाएगा कि ये उसकी आड़ में अटैक किया गया है, उसकी सपोर्ट में अटैक किया गया है, और रशिया के पास ये राइट होगा कि इवन दैट पर्सन, दैट कंट्री जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है बिटवीन द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वो रशिया उसके खिलाफ भी क्या करेगा? एक्शन ले लेगा। अब हम उस पॉइंट को पढ़ते हैं। एग्रेशन बाय अ मेंबर ऑफ मिलिट्री ब्लॉक नाटो विल बी व्यूड एज एग्रेशन बाय द एंटायर ब्लॉक, यानी कि अगर नाटो का कोई भी मेंबर रशिया पर एग्रेशन करता है, अब एग्रेशन क्या है? एग्रेशन का मतलब है कि इस तरह की रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कि वार कभी भी हो सकती है, तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि ये जो एग्रेशन है ये पूरे नाटो ब्लॉक ने किया है और ना कि केवल उस पर्टिकुलर कंट्री ने। द रिवाइज्ड डॉक्ट्रिन इज अ रेस्पॉन्स टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स अप्रूवल यूक्रेन यूज ऑफ लॉन्गर रेंज मिसाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसके रेस्पॉन्स में किया गया है कि जैसे ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को अलाउ करा कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल रशिया के खिलाफ यूज कर सकता है, तो उसी के रेस्पॉन्स में रशिया ने भी ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पास किया या इसमें परमिशन दी। So dear students, that's all for today. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.